एग्ज़ाम गुरुजी भाई अरविंद सर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल असिस्टेंट ऑपरेटर या फिर न्यू वैकेंसी जो कि 62,424 पदों पे है, इसके लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जीके और साइंस की बेहतरीन क्लास स्टार्ट हो चुकी है। दोस्त, इसके पहले कई सारी क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखा तो चैनल की प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए, आप वहाँ से जाकर के क्लास को आसानी से देख पाएंगे। चलिए आज के इस बेहतरीन लाजवाब क्लास की शुरुआत करते हैं। जो आपके सामने लोगो दिख रहा है ये आपका मेन टारगेट है मेरे प्यारे भाई। आप किसी भी तरीके से, जिस तरीके से आपको तीर छोड़ना है अपने लक्ष्य को भेदने के लिए, आपको ये लक्ष्य नज़र आना चाहिए। ठीक है, चलिए शुरू कर दें आज के इस बेहतरीन और लाजवाब क्लास को। मेरे प्यारे भाई आपको यहाँ पे बता दें कि इसके पहले जितनी भी क्लासेस हुई हैं, अगर आप देखना चाहते हैं तो यूपी पुलिस कांस्टेबल जीके जीएस न्यू सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ से आप सभी क्लास को आसानी से देख पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्लास हमारी थोड़ी सी लंबी होगी, एक्सप्लेन के साथ कवर करेंगे। जिसमें पहला क्वेश्चन है आपका, ये गाइज आपका बाइलिंगुअल है, कहने का मतलब है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में है। और मेरे प्यारे भाई ये सीरीज़ अपनी कंप्लीट होते हुए आगे बढ़ जाएगी और सिलेक्शन में मजबूत पकड़ हम बना पाएंगे। जिसमें पहला क्वेश्चन आपका है, बताएंगे निम्नलिखित में से किस त्यौहार को बसंत त्यौहार भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। हाँ, मैं जितने भी क्वेश्चन कंप्लीट करूंगा ये यूपी पुलिस के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन है, चाहे वो यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछे गए हों या यूपी एसआई में पूछे गए हों या फिर यूपी एएसआई में पूछा गया हो या फिर मेरे प्यारे भाई यूपी कांस्टेबल के कंप्यूटर ऑपरेटर में पूछा गया हो। कहने का मतलब है कि ये उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। किस त्यौहार को बसंत त्यौहार के नाम से भी जाना जाता है? सही उत्तर जो हो जाएगा ये हो जाएगा होली। ऑप्शन नंबर ए आपका जो है ये बिल्कुल राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई अब यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन देख लीजिए। होली जो है ये बसंत ऋतु में मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। ये भारतीय और नेपाली लोगों का त्यौहार है। मेरे प्यारे भाई सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि भारतीय के अलावा किस देश के लोग होली मनाते हैं, तो मेरे प्यारे भाई नेपाली के जो लोग हैं, नेपाल के जो लोग हैं, इनके लिए इंपॉर्टेंट है ना। ये पर्व हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन महीने की पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो अब आप इसको ध्यान रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि होली किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन दे दिया जाएगा पूर्णिमा के एक दिन पहले, पूर्णिमा के दिन या पूर्णिमा के एक दिन बाद। तो आपको ध्यान रखना है पूर्णिमा के दिन ही मनाया जाता है। ठीक है, इसके अगले दिन यानी चैत्र मास की प्रथम तिथि अनेक प्रकार के रंगों से होली खेली जाती है। यानी पूर्णिमा के एक दिन बाद होली खेली जाती है। हमसे पूछा गया मनाया किस दिन जाता है, तो हम उसी दिन कहेंगे जिस दिन आपका होलिका दहन करवाया जाता है। ठीक है मित्र, तो पूर्णिमा के दिन ही होली मनाई जाती है और उसके एक दिन बाद यानी कि चैत्र मास की जो प्रथम तिथि होती है उस दिन ही आपका जो रंग वगैरह है ये लगाया जाता है। ठीक है, रंग गुलाल। हिंदू पद्धति से नववर्ष के प्रारंभ तथा बुराई पर अच्छाई की जीत का ये प्रतीक है। नारद पुराण और भविष्य पुराण जैसे पुराणों की प्राचीन हस्तलिपियों और ग्रंथों में भी इस पर्व का उल्लेख मिलता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इस्लाम का पालन करने वाले लोगों द्वारा कितने आस्था के स्तंभ स्वीकार किए जाते हैं? यूपीएसआई 15/11/2021 के तीसरे पाली में पूछा गया सवाल है। इस्लाम का पालन करने वाले लोगों द्वारा कितने आस्था के स्तंभ स्वीकार किए जाते हैं? हाउ मैनी पिलर्स ऑफ फेथ आर एक्सेप्टेड बाय दी होज हु फॉलो इस्लाम? कहने का मतलब है कि इस्लाम के द्वारा कुल मिलाकर के 5 स्तंभ स्वीकार किए जाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा डी आर आपका, वो हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, थोड़ा सा एक्सप्लेन यहाँ पर देख लीजिए। देखिए इस्लाम की अगर कहा जाए मेरे प्यारे भाई की स्थापना किसने की थी इस्लाम धर्म की, तो याद रखिएगा 570 ईस्वी में हज़रत मोहम्मद साहब के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी मक्का मदीना में। ठीक है, दूसरी बात मेरे प्यारे भाई इसी वजह से जो मुस्लिम लोग होते हैं वो हिजरी करने वहीं जाते हैं मक्का, है ना। देखिए इस्लाम का पालन करने वाले लोगों द्वारा 5 आस्था के स्तंभ स्वीकार किए जाते हैं, जिसमें तौहीद यानी कि कलमा पढ़ना कहा जाता है, नमाज अदा करना, रोज़ा रखना, ज़कात अदा करना और हज करना। ये 5 जो हैं ये आस्था के स्तंभ हैं ये इस्लाम धर्म में। ठीक है मित्र, इसकी स्थापना जो है मोहम्मद साहब के द्वारा 570 में की गई थी, मैंने अभी बताया। 622 ईस्वी में उन्होंने मक्का की ओर हिजरत की और तभी से हिजरी की जो है शुरुआत है ये मानी जाती है। ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है कि भारत में पहली रेलवे लाइन का परिचालन किस वर्ष किया गया था?
देखिए, भारत में रेलवे लाइन का परिचालन पहली बार किस वर्ष किया गया था, ये सवाल आपसे पूछा गया है। मेरे प्यारे भाई, भारत में रेलवे का जो जनक है ये डलहौजी को कहा जाता है। इसको आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि भारत में जो रेलवे का संचालन है, रेलवे का परिचालन है, ये सबसे पहले डलहौजी के शासनकाल में ही शुरू किया गया था। ठीक है। दूसरी बात मेरे प्यारे भाई याद रखिएगा कि जो रेलवे है ये बम्बई से थाड़े के बीच चली थी, और मेरे प्यारे भाई ये अप्रैल 1853 में चली थी, और मात्र 34 किलोमीटर की दूरी जो है ये रेल के द्वारा तय की गई थी। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि नर्तकी यानी कि डांसिंग गर्ल की कांस्य प्रतिमा किस सिंधु घाटी स्थल से खोजी गई थी, बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई थोड़ा सा समझिए, नर्तकी यानी कि डांसिंग गर्ल की जो कांस्य प्रतिमा है ये किस सभ्यता से खोजी गई थी। कांस्य युगीन सभ्यता यानी कि वो हो जाएगी मोहनजोदड़ो से। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त आपका, सी ऑप्शन, मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से जो कांस्य प्रतिमा है ये खोजी गई थी। दूसरी बात मेरे प्यारे भाई ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए सवाल कि मोहनजोदड़ो जो है ये किस नदी के किनारे है, तो आप क्या कहेंगे, जल्दी से बताइए पहले। बिल्कुल मेरे प्यारे भाई, मोहनजोदड़ो जो है ये आपका ये सिंध नदी के किनारे है कहाँ पर मेरे प्यारे भाई, तो जो ये है ये सिंध पाकिस्तान में है। दूसरी बात मेरे प्यारे भाई आप इसको ध्यान रखेंगे कि जो ये मोहनजोदड़ो है इसका शाब्दिक अर्थ जो है ये मृतकों का टीला होता है। तो आपसे एग्जाम में हो सकता है कि पूछ लिया जाए कि मोहनजोदड़ो का अन्य नाम क्या है, तो आप क्या कहेंगे, मृतकों का टीला। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है। दूसरी बात मेरे प्यारे भाई, लोथल जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक पत्तन था। पत्तन का मतलब होता है कि बंदरगाह था। ठीक है मित्र, और जो ये लोथल है ये किस नदी के किनारे था, अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे, भोगवा नदी के किनारे था। ठीक है। हड़प्पा जो है मेरे प्यारे भाई ये किस नदी के किनारे था, तो ये रावी नदी के किनारे था। कालीबंगा जो है मेरे प्यारे भाई ये किस नदी के किनारे था, इसका आंसर आप बताएंगे। ये कालीबंगा जो है मेरे प्यारे भाई ये कंफर्म, एक मिनट अभी कंफर्म करके आपको बताते हैं। फिलहाल की याद रख लीजिए कि कालीबंगा जो है ये राजस्थान में है, और मेरे प्यारे भाई कालीबंगा जो है ये काली डंकी की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। और मेरे प्यारे भाई याद रखिएगा कि जो कालीबंगा है ये घग्गर नदी के किनारे है। ठीक है मित्र, किस नदी के किनारे है, तो ये घग्गर नदी के किनारे है। मेरे प्यारे भाई घग्गर नदी जो है ये सरस्वती नदी का ये नया नाम है। ठीक है, तो सरस्वती नदी का नया नाम कौन सा नाम है, ये घग्गर है। घग्गर जो है कालीबंगा। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि मानवता को भारत के सबसे बड़े उपहार दो महाकाव्य रामायण और कौन से। मानवता का भारत के सबसे बड़े उपहार के रूप में एक तो हो जाएगा आपका रामायण, और दूसरा हो जाएगा अपना महाभारत। राइट क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, महाभारत। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, सवाल क्या कह रहा है कि भीतरी स्तंभ शिलालेख गुप्त साम्राज्य के शासनकाल के समय की है, जो शासक से संबंधित है। कौन से शासक से संबंधित है, ये सवाल आपसे पूछा गया है। भीतरी स्तंभ शिलालेख जो गुप्त साम्राज्य के शासनकाल के समय की है, ये किस शासक से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई यहाँ पर स्कंदगुप्त। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन, स्कंदगुप्त से संबंधित है। तो भीतरी स्तंभ शिलालेख जो है ये स्कंदगुप्त से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई इसको आप ध्यान रखेंगे। और हाँ, अगर आपसे यहाँ पे ये सवाल पूछा जाता है कि जो ये मतलब भीतरी स्तंभ लेख है इसकी स्थापना किसने करवाई थी, तो मेरे प्यारे भाई इसका निर्माण जो है ना ये किसने करवाया था, ये स्कंदगुप्त ने ही करवाया था। क्योंकि जब संबंध इसका स्कंदगुप्त से है तो स्कंदगुप्त के द्वारा ही निर्माण भी करवाया गया होगा। ठीक है, और स्तंभ के शीर्ष पर भगवान विष्णु की भी मूर्ति है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है मित्र, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, कालिदास के मालविकाग्निमित्रम का जो नायक है अग्निमित्र, इसका मतलब ये किसका पुत्र था। अग्निमित्र जो है ये किसका पुत्र था, बताएंगे। कालिदास के मालविकाग्निमित्रम ये जो है मेरे प्यारे भाई पुस्तक है, इसमें जो अग्निमित्र हैं ये किसके पुत्र थे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बहुत बढ़िया, ए ऑप्शन, पुष्यमित्र। पुष्यमित्र के पुत्र थे अग्निमित्र। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पुष्यमित्र के पुत्र अग्निमित्र। ओके मित्र, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। और जो ये मेरे प्यारे भाई मालविकाग्निमित्र है, जो मालविकाग्निमित्रम है ये रचना जो है मेरे प्यारे भाई ये पुष्यमित्र शुंग के मित्र जो पुत्र थे अग्निमित्र इनकी, और जो नायिका है ये मलवा देश की राजकुमारी मलाविका। ठीक है,
इनके बीच के जो प्रेम कहानी है इसको दर्शाया गया है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को हिंदू दर्शन की सांख्य पद्धति के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को हिंदू दर्शन की सांख्य पद्धति के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा कपिल ऋषि। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? डी ऑप्शन, कपिल ऋषि। ओके, यहाँ पर आप इसको समझ लीजिएगा। ओके भाई, अगला चलो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि 5000 जीके क्वेश्चंस की ई बुक आप सभी मित्र के लिए लॉन्च की गई है, और जो मित्र पुराने हैं वो तो इसके बारे में जान चुके हैं, फिलहाल जो नए हैं उनके बता दें इस पर 60% का डिस्काउंट चल रहा है। मात्र 39 रुपये में ई बुक आपको मिल जाएगी, और इसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और स्टैटिक जीके के 5000 क्वेश्चन के साथ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे। ई बुक आपकी जो है मेरे प्यारे भाई ये इमेज एंड कलरफुल है। ठीक है, यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम को टारगेट करके तैयार की गई है, आपके एग्जाम को टारगेट करके हुई है, ये तैयार की गई है। और दोस्त जो ई बुक है अगर आप लेना चाहते हैं तो मात्र 39 रुपये में ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 8948667652, 8948667652। इस पर आप व्हाट्सएप करके ई बुक को आसानी से परचेज कर पाएंगे। 60% का डिस्काउंट चल रहा है, अगर आप अभी परचेज करते हैं तो आपको मात्र 39 रुपये में मिल जाएगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है, हड़प्पा सभ्यता में गढ़ी जगह किसके लिए जानी जाती थी? बहुत गजब का सवाल है, आप इसका आंसर बताएंगे। गढ़ी जो मेरे प्यारे भाई जगह है ये किसके लिए जानी जाती थी? गढ़ी, या फिर एक तरीके से कहा जाए जो हुआ करता था एक, उसे आप दुर्ग भी कह सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई दुर्ग जो है ना ये कुलीन वर्ग के लोग रहते थे। कुलीन वर्ग का मतलब हुआ कि जैसे आज के ज़माने में कहते हैं कि बहुत बड़े आदमी हैं, तो बड़े आदमी रहा करते थे, यानी कि उच्च वर्ग के लोग बसते थे गढ़ी में। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ए ऑप्शन, वहाँ उच्च वर्ग के लोग बसते थे। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, गढ़ी में। ठीक है मित्र, अगला सवाल है आपके सामने कि वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस अनाज के लिए व्रीहि शब्द का प्रयोग किया जाता था? अब वैदिक काल में व्रीहि शब्द का प्रयोग जो है किसके लिए किया जाता था? इसका आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत गजब का सवाल है, जल्दी से बताइए। देखिए सही आंसर हो जाएगा चावल। चावल के लिए गाइस जो शब्द का प्रयोग किया जाता था ये व्रीहि शब्द का प्रयोग किया जाता था। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। थोड़ा सा समझ लीजिए, जौ के लिए जो प्रयोग किया जाता था मेरे प्यारे भाई प्यारे मित्र, ये यौ शब्द प्रयोग किया जाता था। ठीक है, हाँ, अगर ये व्रीहि जो है ये कभी अगर चावल ना दिया जाना है तो धान भी दिया जा सकता है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे, कुछ भी दिया जा सकता है। उड़द के लिए माड़ का प्रयोग किया जाता था, मूंग के लिए मूदक का प्रयोग किया जाता था, और गेहूं के लिए तो गौधूम जानते ही हैं, तो ये गौधूम का प्रयोग किया जाता था। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, अनाजों का वर्णन है ये। ठीक है, और ये किस में मिलता है? ये किस वेद में मिलता है? इस अनाज के वर्णन जो है किस वेद में मिलते हैं? तो ये यजुर्वेद में मिलते हैं, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है मित्र, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बुद्ध वंश के शासकों द्वारा शासित था? बहुत गजब का सवाल है, जल्दी से बताइए। बुद्ध वंश के शासकों द्वारा शासित था, ये सवाल आपसे पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा आपका कपिल वस्तु। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई अब आप इस बात को जानते हैं कि गौतम बुद्ध जी का जन्म जो है ये कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी में हुआ था गौतम बुद्ध जी का जन्म। ठीक है, और 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में इनका महापरिनिर्वाण हो गया, यानी कि 80 वर्ष की अवस्था में इनका जो महापरिनिर्वाण है ये हो गया। कहाँ पर हुआ? कुशीनगर में हुआ। ठीक है, और मेरे प्यारे भाई इन्होंने जो मतलब ज्ञान दिया, सबसे पहले इन्होंने उपदेश दिया, ये कहाँ पर दिया? तो ये सारनाथ में दिया था, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। सारनाथ में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। और मेरे प्यारे भाई इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? तो इनको ज्ञान की प्राप्ति जो है ये बोध गया में हुई थी। और ज्ञान की प्राप्ति जो है किस वृक्ष के नीचे हुई थी मेरे प्यारे भाई? ये पूछ लिया जाए आपसे तो आप क्या बताएंगे? बहुत बढ़िया, पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी। ठीक है, किस नदी के किनारे हुई थी? तो निरंजना नदी के किनारे हुई थी, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। और गौतम बुद्ध किस वंश से संबंधित हैं? तो ये शाक्य वंश से संबंधित हैं, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है सोम ऋग्वैदिक युग के नर देवता के देवता थे, मतलब जो सोम है ये नर देवता थे, ये मतलब किससे संबंधित थे, है ना? देखो ऋग्वैदिक युग ये आपसे सवाल कहा गया है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, ऋग्वैदिक जिसे हम पूर्व वैदिक के नाम से भी जानते हैं, और ये 1500
से लेकर के 1000 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक के काल को हम ऋग्वैदिक या पूर्व वैदिक कहते हैं, और 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक के जो काल हैं इसे हम उत्तर वैदिक कहते हैं। ठीक है मित्र, क्योंकि आप जानते हैं कि वैदिक युगों को दो भागों में बांटा गया है, एक ऋग्वैदिक और एक उत्तर वैदिक। ठीक है, ऋग्वैदिक को पूर्व वैदिक के नाम से भी जाना जाता है, और ऋग्वैदिक में जो सबसे ज़्यादा मतलब पॉपुलर थे देवता वो थे इंद्र। ओके, इंद्र जो है मेरे प्यारे भाई सबसे ज़्यादा पॉपुलर थे, जिन्हें हम वर्षा का देवता कहते हैं, आंधी पानी नहीं, वर्षा के केवल कह सकते हैं। हमसे पूछा गया कि सोम जो है ये मतलब किससे संबंधित हैं, तो ये पौधों से संबंधित हैं, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि जो सोम है ये वनस्पति के देवता हुआ करते थे। और मेरे प्यारे भाई जो सबसे ज़्यादा पेय पदार्थ होता था, मतलब जो सबसे ज़्यादा प्रिय पेय पदार्थ होता था वैदिक युगों में लोगों का, वो सोमरस ही हुआ करता था। ठीक है, और आंधी तूफान जो है ये इसके देवता कौन थे मेरे प्यारे भाई, तो ये थे मारुत। कौन थे? मारुत थे, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है आपके सामने। अनहिलवाड़ किस राजवंश की राजधानी थी? अनहिलवाड़ जो है किस राजवंश की राजधानी थी? बहुत गजब की हवा चल रही है, बहुत तेज़ी से चल रही है, आप सुन सकते हैं, है ना, बहुत तेज़ी से हवा चल रही है भाई। देखिए, अनहिलवाड़ किस राजवंश की राजधानी थी, ये सवाल पूछा गया है। सही उत्तर हो जाएगा दोस्त आपका, ये हो जाएगा सोलंकी राजवंश की, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सोलंकी राजवंश बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पर आप देख लीजिए मेरे प्यारे भाई, राष्ट्रकूट वंश की जो राजधानी थी ये मान्यखेत थी। ठीक है, मित्राका राजवंश की जो राजधानी थी ये बल्लभी थी, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। पाल वंश या पाल राजवंश की जो राजधानी थी ये मुंगेर थी, और सोलंकी की तो अनहिलवाड़ आपने देखा ही। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि कान्यकुब्ज किस भारतीय शहर का प्राचीन नाम है? कान्यकुब्ज जो है ये किस भारतीय शहर का प्राचीन नाम है? जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या होगा। देखिए, टाइम ना लगाएं, जल्दी जल्दी आंसर दें ताकि कम समय में कवर कर पाएँ। राइट हो जाएगा कन्नौज, जिसे हम इत्र नगरी के नाम से भी जानते हैं मेरे प्यारे भाई, है ना। तो कान्यकुब्ज जो है ये कन्नौज का प्राचीन नाम है। राइट हो जाएगा आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है आपके सामने। निम्न में से किस वास्तुकार ने राजा बिंबिसार के महल को बनवाया था? देखो, मैं एक बात आपको बता दूं कि जब मैं एक्सप्लेन के सामने थोड़ी से यानी ये 1 या 2 सेकंड के लिए मैं रोकता हूं पीडीएफ को या फिर स्लाइड को, तो मेरे प्यारे भाई आप उसको पढ़ लिया करें वीडियो को पॉज करके। ठीक है, मैं इसीलिए रोकता हूँ, उस शक्ल देखने के लिए नहीं होता है, समझे। देखो, वास्तुकार राजा बिंबिसार के महल का जो निर्माण है ये किसने करवाया था? महागोविंद ने करवाया था भाई। किसने करवाया था? महागोविंद ने। राइट क्या हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। ठीक है, अगला सवाल है आपके सामने कि प्राचीन समुद्री बंदरगाह मुजीरिस किस भारतीय राज्य में स्थित था? प्राचीन समुद्री बंदरगाह मुजीरिस जो है ये किस भारतीय राज्य में स्थित था? इसका आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 16 सही आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा केरल में। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्राचीन समुद्री बंदरगाह मुजीरिस जो है ये केरल में स्थित था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूपी कांस्टेबल एग्जाम 2019 में पूछा गया सवाल है, एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने दशमेघ घाट पर किए जाने वाले दशामेघ यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों को बलि दी थी? इसका आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस देवता ने दशमेध घाट पर किए जाने वाले दशमेघ यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों को बलि दी थी? ये दिया था भगवान ब्रह्मा ने। किसने दिया था भैया? भगवान ब्रह्मा ने, है ना। इसी वजह से तो चलो छोड़ो। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। आगे, मौर्य राजवंश की राजधानी मगध में हुई थी, जो वर्तमान में डैश के नाम से जाना जाता है। मतलब मगध जो है ये अब कहाँ पर है, आपको ये बताना है। देखिए, मौर्य राजवंश की राजधानी मगध में स्थापित हुई, ये बात जानते हैं। और वर्तमान में मगध है कहाँ पर, ये सवाल आपसे पूछा गया है। राइट हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, बिहार में। ठीक है भाई, कहाँ पे? बिहार में है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मगध जो है ना ये वर्तमान में कहाँ पर है? बिहार में है। इसको आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है आपके सामने मेरे प्यारे भाई, थोड़ा सा समझिए। और हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे, जो कि किसकी राजधानी थी? कहने का मतलब है कि अयोध्या जो है किसकी राजधानी थी? यूपी कांस्टेबल एग्जाम में पूछा गया सवाल है और इम्पोर्टेंट सवाल।
हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री रामचंद्र जी जो अयोध्या के शासक थे, ये मतलब अयोध्या जो है ना, ये किसकी राजधानी थी, मतलब ये आपको बताना है। ये कौशल महाजनपद की थी भाई। किसकी महाजनपद की थी? कौशल महाजनपद की। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? डी ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपके सामने, इसको समझ लीजिए। चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताइए जिन्होंने 298 से 272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया था और संपूर्ण भारत में साम्राज्य को बढ़ाया। इसका आंसर बताएंगे। राइट आंसर क्या होगा? चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताना है जिन्होंने 298 से 272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया और संपूर्ण भारत में साम्राज्य को बढ़ावा दिया। ये जो पुत्र थे ना चंद्रगुप्त के, ये थे भैया बिंदुसार। राइट क्या होगा? बिंदुसार। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिंदुसार। ऑप्शन सी परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए, और हाँ, एक बात आपको और ध्यान रखना है मेरे प्यारे भाई, कि अगर आपसे पूछा जाए कि जो बिंदुसार हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखाई देता हूँ, देख लीजिए। बिंदुसार जो हैं किस राजवंश के राजा थे? तो ये मौर्य राजवंश के राजा थे। और बिंदुसार को अमित्रघात और सिंहसेन भी कहा जाता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है मित्र, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपके सामने, इसको समझिए। हवा बहुत तेज़ी से चल रही है भाई। देखो, वैदिक सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई? बताएंगे। वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता किसे कहते हैं? जिसमें वेदों के बारे में ज्ञान दिया गया हो, जानकारियाँ दी गई हों, उसे हम वैदिक सभ्यता कहते हैं। 2 भागों में विभाजित थी, बताया मैंने पहले ही आपको। उत्तर वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल, है ना, या फिर पूर्व वैदिक काल, कुछ भी कह सकते हो आप। समझो, वैदिक सभ्यता जो है ना, ये सरस्वती नदी के तट पर विकसित हुई। राइट होगा, सरस्वती नदी के तट पर। मेरे भाई, सरस्वती नदी जो है ना, ये वैदिक सभ्यता की सबसे ज़्यादा पवित्र नदी मानी जाती थी, इसको आप ध्यान रखेंगे। और सरस्वती नदी का नया नाम क्या है मेरे भाई? यह है घग्गर नदी, तो आप इसको जानते ही हैं, कालीबंगा जिसके किनारे है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपके सामने कि भारत में पहले कवि के रूप में किसे श्रद्धेय माना जाता है? भारत के पहले कवि के रूप में हम किसको मानते हैं? बताएंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए भाई, सही आंसर क्या होगा कि भारत में पहले कवि के रूप में किसे श्रद्धेय माना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या होगा। समझिएगा, श्रद्धेय कवि और भारत के पहले, राइट होगा वाल्मीकि। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपके सामने। गच्छा नामक संगठन निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? गच्छा नामक संगठन जो है किस धर्म से संबंधित है? भाई, आज जितने भी क्वेश्चन हैं सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं, मतलब कुल मिलाकर के कहा जाए तो बहुत अच्छे लेवल के सवाल हैं, इतना समझ सकते हो आप। जो गच्छा नामक संगठन है मेरे भाई, ये जैन धर्म से संबंधित है। राइट होगा आपका बी ऑप्शन, जैन धर्म। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपके सामने। तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई थी? तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई थी? देखो, बौद्ध परिषद या फिर बौद्ध संगीति, बात एक ही होती है। संगीति का मतलब होता है मेरे भाई सभा। ठीक है, बौद्ध सभाएं बुलाई जाती थी। आप जानते ही हैं कि जब गौतम बुद्ध जी की मृत्यु हो गई 483 ईसा पूर्व में, तभी 483 ईसा पूर्व में ही जो अजात शत्रु था, इन्होंने बौद्ध धर्म की जो पहली जैन संगीति, मतलब पहली बौद्ध संगीति है, इसका आयोजन करवाया। ठीक है, 483 ईसा पूर्व में ही पहली बौद्ध संगीति का। हमसे पूछा गया है तीसरी, और ये किस शहर में आयोजित की गई थी, ये हमसे पूछा गया है। बताओ। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा बी ऑप्शन, पाटलिपुत्र में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। समझ लीजिए थोड़ा सा, जो पहली बौद्ध संगीत है ये कहाँ पे आयोजित की गई थी? अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे? राजगृह में। ठीक है भाई, ये पहली है। दूसरी आपसे पूछा जाए कहाँ पे आयोजित की गई थी, तो आप क्या बताएंगे? वैशाली में। कहाँ पे भाई? वैशाली में। ठीक है, अच्छी बात है। तीसरी कहाँ पे आयोजित की गई थी? तो तीसरी जो है मेरे भाई, ये आपकी पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। ठीक है, और ये तीनों, राजगृह, वैशाली और पाटलिपुत्र जो हैं, ये तीन के तीनों बिहार में हैं अभी वर्तमान में। ठीक है,
और जो चौथी आयोजित की गई थी ये कुंडल वन कश्मीर में आयोजित की गई थी। ठीक है, ये कुंडल वन कश्मीर में आयोजित की गई थी मेरे भाई, कुंडल वन कश्मीर में आयोजित की गई थी। ये एकमात्र ऐसी बौद्ध संगीति है जो केवल और केवल कश्मीर में आयोजित की गई, बाकी और बौद्ध संगीति जो है ये आपकी बिहार में आयोजित की गई थी। कुंडल वन कश्मीर में आयोजित की गई चौथी, इसकी अध्यक्षता जो की थी मेरे भाई, इसके मतलब किसके शासनकाल में, तो ये कनिष्क के शासनकाल में आयोजित हुई थी। ठीक है, और ये जो आपकी है पहली बौद्ध संगीति ये किसके शासनकाल में हुई थी, तो ये अजातशत्रु के शासनकाल में। दूसरी जो है मेरे भाई ये किसके, तो ये कालाशोक के। और तीसरी जो पाटलिपुत्र है ये किसके समय में, तो ये अशोक के समय में। इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला, मौर्य राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? मौर्य राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? देखो, मौर्य राजवंश की जो स्थापना है ये चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। हमसे पूछा गया इसके अंतिम राजा कौन थे, ये हो जाएंगे आपके बृहद्रथ। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन बृहद्रथ। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपका जीके जो है कंप्लीट हुआ है। 25 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट किया बहुत बेहतर ढंग से, और अच्छे अच्छे एक्सप्लेन भी मैंने करवाए हैं। बाकी मेरे प्यारे भाई, अब आपको अगर हमारी मेहनत अच्छी लगी है तो लाइक कर दो एक बार। देखो, आपके लिए ही ये लाइक बटन है कि आप जो क्रिएटर हैं, जो भी वीडियो के क्रिएटर हैं, जो भी क्लास के क्रिएटर होते हैं, उनको आप अपना फीडबैक दें ताकि आपको क्लास कैसी लगी। अगर कहीं कोई गलती है तो मेरे प्यारे भाई उसमें सुधार किया जाएगा, अगर गलती नहीं है तो आपके लिए और भी बेहतरीन क्लासेस लाई जाएंगी, है ना। तो आप ये जो लाइक का बटन है इसको लाइक करके हमें ये बताते हैं कि हमारी मेहनत आपको कैसी लगी है ना भाई। तो प्लीज़ अगर अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर दिया करो, अगर नहीं अच्छी लगी है तो डिसलाइक कर दिया करो, कोई बात नहीं, लेकिन अपना फीडबैक जरूर दिया करो। ठीक है भाई, और कमेंट में बता दिया करो। ठीक है मित्र, अब हम बढ़ते हैं अपने साइंस के क्वेश्चन की तरफ, जिसमें पहला सवाल बहुत अच्छे लेवल के सवाल है साइंस के आज, और इम्पोर्टेंट सवाल हैं, थोड़े टफ लेवल के हैं। ठीक है, सभी को समझते हुए चलेंगे। चलिए, पहला सवाल है एसएससी CHSL 2017 में पूछा गया सवाल है, किसी पदार्थ के डैश को उस पदार्थ की सतह से एक मुक्त इलेक्ट्रॉन को दूर करने के लिए लगने वाले आवश्यक काम की न्यूनतम राशि के रूप में परिभाषित किया जाता है। बताओ इसका आंसर क्या होगा। देखते हैं कौन कौन आंसर दे लेता है, क्योंकि बहुत मित्र ऐसे कमेंट करते रहते हैं कि सर इजी सवाल लाते हो, इजी सवाल लाते हो। तो आज अच्छे लेवल के सवाल हैं, देखते हैं कौन देता है। किसी पदार्थ के उस पदार्थ की सतह से एक मुक्त इलेक्ट्रॉन को दूर करने के लिए लगने वाले आवश्यक काम की न्यूनतम राशि को हम कार्यफलन कहते हैं। राइट क्या होगा, डी ऑप्शन कार्यफलन, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे, किसी प्रणाली पर लगाए गए बाहरी बल द्वारा उस प्रणाली को या एक प्रणाली के द्वारा किए गए ऊर्जा के यांत्रिक हस्तांतरण को क्या कहते हैं। किसी प्रणाली पर लगाए गए बाहरी बल द्वारा उस प्रणाली को या एक प्रणाली के द्वारा किए गए ऊर्जा के यांत्रिक हस्तांतरण को हम कहते हैं वर्क, यानी कि काम। राइट क्या हो जाएगा, काम। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। देखो, बहुत अच्छे अच्छे लेवल के सवाल हैं, मैंने कहा था ना आज, इसीलिए मेरे प्यारे भाई इंपॉर्टेंट सवाल मैंने जानबूझ कर लिए हैं, है ना। इंपॉर्टेंट और थोड़े टफ सवाल मैंने जानबूझ कर आज लिया है। अगला सवाल है कि जल विद्युत शक्ति केंद्र यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन टरबाइनों पर पड़ने वाली और शाफ्ट को घुमाने वाली जल की शक्ति का इस्तेमाल करके विद्युत उत्पन्न करते हैं। टरबाइन के शाफ्ट को घुमाने से पानी की स्थितिज ऊर्जा किस ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। देखो, सवाल है बिल्कुल छोटा सा, है ना, लेकिन घुमाया गया है कितना। हमसे कुल मिलाकर के सवाल ये पूछा गया कि जो टरबाइन होती है उसमें जो सॉफ्ट होता है, इसको घुमाने में जो पानी की स्थितिज ऊर्जा है, यानी पानी जो स्थित है, इसको अगर हम बदलेंगे, यानी जब टरबाइन को घुमाएंगे तो ये किस में बदल जाएगी भैया, ये स्थितिज है। जब घुमाएंगे तो इसमें गति आएगी, यानी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगी भैया, यानी गति जो ऊर्जा में चेंज हो जाएगी। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, आगे अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा रूपांतरण है जो प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया में होता है। प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया में होता है, ये हो जाएगा प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला सवाल देखो, इजी बहुत है, कहते हैं ना इजी सवाल है भैया ये। 1687 ईस्वी में प्रकाशित फिलॉसफी नेचुरलशिप
प्रिंसिपिया मैथमेटिका, जिसे प्रिंसिपिया के नाम से भी जाना जाता है, किस वैज्ञानिक की महान कृति है? फिर से एक बार थोड़ा सा समझ लीजिए यहाँ पे। फिलॉसफी नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका, ये जो है ये प्रिंसिपिया के नाम से जानते हैं। ये किस महान वैज्ञानिक की है? अब देखो, जो सर आइजैक न्यूटन है, इन्होंने 3 नियम दिए थे गति विषय का। प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम। और तीनों नियम का जो उल्लेख है ना, ये न्यूटन की ही पुस्तक प्रिंसिपिया में ही किया गया है। प्रकाशन इसका 1687 ईस्वी में हुआ था। ठीक है भाई, तो ये जो है किसकी है? आइजैक न्यूटन की है। राइट क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, आइजैक न्यूटन की है। CHSL में पूछा गया सवाल है, इतना समझ सकते हो आप। अगला डैश, बल के अनुप्रयोग के बिंदु और रोटेशनों के धुरी के बीच की सीधी दूरी को कहते हैं। फिर से समझो, बल के अनुप्रयोगों के बिंदु और रोटेशनों के धुरी के बीच की सीधी दूरी को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बहुत बढ़िया, आघूर्ण भुजा। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। अगला सवाल है कि घूर्णन करने वाली वस्तु पर लगाए गए एक बड़े बल का परिणाम बड़े किस में होता है? घूर्णन करने वाली वस्तु पर लगाए गए एक बड़े बल का परिणाम बड़े किस में होता है? बड़े बल आघूर्ण में होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बड़े बल आघूर्ण में होता है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपके सामने, क्या कह रहे हैं इसको समझिए। यदि कोई वस्तु ऊपर की तरफ फेंकी जाए तो अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचने पर उसका वेग क्या होगा? भाई देखो, थोड़ा सा समझो। अगर कोई भी वस्तु आप ऊपर की तरफ भेजते हैं, ऊपर यहाँ से मानकर चलिए कि आप फेंकते हैं कोई भी वस्तु, आप यहाँ पे खड़े हैं चिंटू भैया, यहाँ से आप कोई भी वस्तु फेंकते हैं, जब वो अपने बिल्कुल ऊंचाई पर होगी तब इस पर वेग कितना होगा इसका? भाई जब वो अपने बिल्कुल ऊंचाई पर होगी तब इसका जो वेलोसिटी है ना, ये जो वेग है, ये बिल्कुल शून्य होगा। ठीक है, क्योंकि ये जो है ना मेरे भाई, ये आपका प्रक्षेप्य पथ से होकर गुजरता है, तो ये हो जाएगा आपका 0 मीटर प्रति सेकेंड होगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। ओके भाई, पृथ्वी की सतह से फायर किए गए प्रक्षेपी की गति के दौरान क्या होता है? पृथ्वी की सतह से फायर किए गए प्रक्षेपी की गति के दौरान, अभी मैंने प्यारे भाई बताया मैंने आप, कैसा रहता है उसके वेग का जो क्षैतिज है ना, ये घटक जो है इसका वेग के क्षैतिज का, ये स्थिर रहता है। राइट होगा डी ऑप्शन। ठीक है, ये CGL में पूछा गया सवाल है, इतना समझ जाओ। अगला सवाल, मृदा द्वारा जल के अवशोषण से संबंधित सिद्धांत क्या है? मृदा द्वारा जल के अवशोषण से संबंधित सिद्धांत मतलब मिट्टी जिस तरीके से जल का अवशोषण करती है, ये सिद्धांत कैसा है? जैसे आपने देखा होगा कि घर में अगर दिए जलते हैं तो दिए में जो रुई लगी होती है, वो रुई जो हो तेल को खींचती है, वो भी किस पे आधारित है? तो वो भी केशिका क्रिया पे ही आधारित है। तो राइट क्या हो जाएगा? केशिका क्रिया, वी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सैन्यता के बारे में निम्नलिखित में से क्या असत्य है? असत्य आपसे पूछा गया, कहने का मतलब है मेरे भाई कि इसमें गलत कौन सा है? CHSL में पूछा गया सवाल है, सैन्यता के बारे में क्या असत्य है? गैसों की सैन्यता द्रवों से कम होती है, बहुत सही, बिल्कुल सही बात है। तापमान में वृद्धि के साथ गैसों की सैन्यता बढ़ती है, बिल्कुल सही बात है। तापमान में वृद्धि के साथ द्रवों की सैन्यता घटती है, बिल्कुल सही बात है। दबाव में वृद्धि के साथ द्रवों की सैन्यता घटती है, गलत बात है, क्योंकि अभी ऊपर आपने देखा मेरे भाई कि तापमान में केवल और केवल वृद्धि के साथ घटेगी, दबाव में नहीं घटती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। ओके, आगे, कांच की एक प्लेट पर पानी की बूंद फैल कर एक परत, पतली परत बन जाती है, जबकि पारे की बूंद गोलाकार बनी रहती है। इसका मुख्य रूप से कारण क्या है? इसका आंसर आप बताएंगे। CGL में पूछा गया सवाल है, 2016 का सवाल है, समझो। कांच की एक प्लेट है, उसमें आप पानी की कोई बूंद डालिए अपना, और वो पानी की बूंद जो है फैल गई पूरे प्लेट पे, लेकिन अगर आप वही पानी की बूंद एक पारे पे डालते हैं तो बूंद जो है ये गोलाकार हो जाती है। इसका मुख्य कारण क्या है? कारण क्या है? मुख्य रूप से कारण है कि जो पारे की संसंजकता होती है, ये कांच के साथ असंजकता से अधिक होती है। कहने का मतलब पारे की जो संसंजकता होती है, ये कांच की असंजकता से अधिक होती है। राइट हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। अगला सवाल आपके सामने, टीवी रिमोट कंट्रोल के सिद्धांत पर कार्य करता है, किस सिद्धांत पर?
टीवी रिमोट जो कंट्रोल है किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? मेरे भाई देखो, जो टीवी रिमोट कंट्रोल है ये आपका इंफ्रारेड तरंगों पर काम करेगा। इंफ्रारेड तरंगों का मतलब होता है मेरे भाई, अगर आपसे पूछा जाए हिंदी में एक तरीके से कहा जाए तो अवरक्त तरंगे, अवरक्त तरंगों के आधार पर काम करता है। आपने देखा होगा कि रिमोट में जो बल्ब लगा होता है, आप अगर वैसे ही रिमोट उसके बटन को प्रेस करोगे तो वो नहीं जलता दिखाई देगा, लेकिन अगर आप उसी रिमोट के बटन को प्रेस करोगे और कैमरे के सामने लेकर के जाओगे तो वो आपका रिमोट का बटन जो है जिसमें भी आपका बल्ब लगा होता है वो जलता हुआ नजर आएगा। क्योंकि आप देख सकते हैं घर पे, बिल्कुल प्रैक्टिस कर सकते हैं भाई, इसका जो मतलब प्रैक्टिकल है ये कर सकते हैं आप रिमोट लीजिए, जिस भी आप टीवी जैसे भी आप टीवी देखते हैं वो रिमोट लीजिए, चाहे वो टीवी रिमोट हो या फिर आपका बदलने वाला चैनल बदलने वाला होता है ना, दो होता है, टीवी होता है, डीवीडी वाला होता है। तो मेरे भाई आप कोई भी रिमोट लीजिए और उसको कैमरे के सामने, कैमरा ओपन कीजिए, कैमरे के सामने आप उसको प्रेस कीजिए, देखेंगे कि आपको रिमोट का जो बल्ब होता है वो जलता हुआ नजर आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें अवरक्त किरणें निकलती हैं। ठीक है, अगला सवाल, आयनित में जीवित कोशिका में परमाणुओं को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा होती है जिससे उनकी आनुवांशिक सामग्री को नुकसान होता है। अब कुल मिलाकर के एसएससी जेईई इलेक्ट्रिकल में पूछा गया सवाल है, बताओ। देखो सही आंसर जो हो जाएगा, आयनित विकिरण में जीवित कोशिका में परमाणुओं को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा होती है जिससे उनके आनुवांशिक सामग्री को नुकसान होता है। राइट हो जाएगा आपका विकिरण में, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। जेईई इलेक्ट्रिकल में पूछा गया सवाल है। अगला सवाल है, अवरक्त तरंगों की जो तरंग दैर्ध्य है ये किससे छोटी होती है? अवरक्त तरंगों की तरंग दैर्ध्य किससे छोटी होती है? ये जो है ना, ये रेडियो तरंगों से छोटी होती है। राइट क्या हो जाएगा? रेडियो तरंगों से छोटी होती है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा रंग इंद्रधनुष में नहीं पाया जाता? यहाँ पर ये पाया लिखा है, ठीक है, इंद्रधनुष में नहीं पाया जाता। VIVGYOR, VIVGYOR ये होता है विवग्योर, यानी कुल मिलाकर के 7 रंग होते हैं। अब देखो भाई, इसमें आपका नारंगी भी होता है, पीला भी होता है, हरा भी होता है ना, लेकिन गुलाबी नहीं होता। गुलाबी कोई रंग नहीं है इंद्रधनुष में। राइट क्या हो जाएगा आपका? डी ऑप्शन, इंद्रधनुष में गुलाबी रंग नहीं होता है। बारिश की बौछार के बाद एक इंद्रधनुष के निर्माण की प्रक्रिया में सूर्य का प्रकाश छोटे पानी की बूंदों के माध्यम से कैसा हो जाता है? कैसा हो जाता है? वर्ण विक्षेपित हो जाता है। कैसा हो जाता है? वर्ण विक्षेपित हो जाता है। राइट क्या हो जाएगा आपका? डी ऑप्शन, वर्ण विक्षेपित। अगला, इंद्रधनुष के निम्नलिखित रंगों में से किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है? किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है? हमसे ये सवाल पूछा गया है, जल्दी से बताइए भाई। देखो सबसे कम तरंग दैर्ध्य होती है, ये किसकी होती है? ये होती है बैगनी रंग की। वी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, लेकिन अब कंप्लीट भी हो चुका है। तो मेरे प्यारे भाई, आई होप आपको ये अपनी मेहनत जो है ये अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो लाइक आप ज़रूर कीजिएगा। और इस ई बुक को आप परचेज कर सकते हैं, ये 5000 GK क्वेश्चंस की ई बुक है। अगर आप चाहें तो 8948667652 पे आप व्हाट्सअप करके इसको परचेज कर सकते हैं। ठीक है, आज की हमारी मेहनत आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और भाई अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दिया करो। ये लाइक बटन केवल और केवल आप सभी मित्रों के लिए ही होता है। शेयर कर दिया करो अपने प्यारे मित्र, सभी प्यारे भाई बहन तक। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाली सभी नई क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिला करे। PDF आपको कल सुबह टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर पे मिल जाएगी, वहाँ से जाकर के आप इसकी PDF को ले सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं इसके बाद एक नई खास वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।